एलेप्पो से बड़ी खबर, जहां पर वायरलेस डिवाइस में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जी हां, लेबनान के बाद सीरिया में वायरलेस ब्लास्ट हुआ है। एलेप्पो में वायरलेस डिवाइस में ब्लास्ट हुआ है। सीरियाई आर्मी के डिवाइस में यह धमाका हुआ है। ये देखिए आप, वायरलेस डिवाइस धमाके में कई घायल हो गए हैं। तो ये इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीरिया की, जहां पर एलेप्पो में वायरलेस ब्लास्ट हुआ है। वायरलेस डिवाइस में यह धमाका, सीरियाई आर्मी के डिवाइस में धमाका। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से लेबनान में एक के बाद एक वायरलेस डिवाइस में धमाके हुए थे। खास तौर पर वो वायरलेस डिवाइस जो कि हिजबुल्लाह के पास थे, उनमें धमाके हुए थे। और इसके बाद अब ये एलेप्पो में हुआ है, जहां पर वायरलेस डिवाइस में ब्लास्ट, सीरियाई आर्मी के डिवाइस में धमाका हुआ है। वायरलेस डिवाइस धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए। एलेप्पो में हुए धमाके, वायरलेस संचार उपकरणों में विस्फोट से तबाही हुई। धमाके में कई लोगों के मरने की खबर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी धमाके की तस्वीरें हैं। और ये बताया जा रहा है कि वायरलेस डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सामान में धमाके हुए। कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। इन धमाकों में देखिए, ये पैटर्न एक बार फिर से हमें दिखा है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के नियंत्रित इलाकों में इसके पहले धमाके हुए थे तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। अब देखिए, वायरलेस ब्लास्ट हुए हैं एलेप्पो में, सीरिया में, और इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। तो सीरियाई आर्मी के वॉकी टॉकी में ये जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वॉकी टॉकी जो जिसमें धमाका हुआ, कई जवान इसमें घायल हुए बताया जा रहा है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक बार फिर से हम देख रहे हैं वही पैटर्न जो हमने इसके पहले हिजबुल्लाह के कंट्रोल इलाकों में देखा था। उसके लड़ाकों के पास या उससे जुड़े लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनमें धमाके हुए थे। और अब ये सीरिया में वही पैटर्न नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, जैसे कुछ और वीडियो सामने आ रहे हैं जो जल्दी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वो तमाम वीडियो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी व्यापक थी और किस तरीके से सीरिया की जो आर्मी है उसमें जैसे ही वायरलेस और वॉकी टॉकी और दूसरे कई और जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें ब्लास्ट हुआ। ठीक वैसा ही जैसा हमने देखा कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच में ब्लास्ट हुआ था और तब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे उस वक्त लेबनान में। ठीक वैसा मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका स्केल क्या है यह भी नहीं पता चला है, यानी कि सीरियन आर्मी में कितने वॉकी टॉकी या वायरलेस इक्विपमेंट्स ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी मैसिव हुआ है। जिस तरह का पैनिक सामने आ रहा है, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहा है, इससे एक बात तो तय है कि पश्चिमी देशों के इस्तेमाल किए हुए जो भी इक्विपमेंट हैं या वहां से बनाकर लाए हुए इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, उनमें कहीं ना कहीं इजराइल या फिर पश्चिमी देशों के पास ऐसी तकनीक है जहां से वो सीधे उनको टारगेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का इंपैक्ट या इस तरह का ब्लास्ट ईएमपी के जरिए, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स के जरिए किसी भी इक्विपमेंट में कराने की टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पश्चिमी देशों के पास है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो वायरलेस कहां से खरीदा गया। इससे पहले जब ये बात आई थी कि हिजबुल्लाह के पास ताइवान की बनाई हुई कंपनी का वायरलेस था और उसमें मोसाद ने किसी तरीके से मैनिपुलेट किया था, लेकिन अब जब सीरियन आर्मी के पास मौजूद वायरलेस के भी ब्लास्ट होने की खबर आ रही है, इससे ये लग रहा है कि पश्चिमी देशों के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे इस तरह के वायरलेस का में ब्लास्ट हो सकता है। तो वो कहीं भी हो सकता है, वो भारत में हो सकता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। और अगर ये सच है, अगर इस तरह की घटनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा पैनिक होगा, क्योंकि ज्यादातर देश, दुनिया भर के ज्यादातर देश इन हथियार, इन सामानों को, इन साजो सामानों को इन्हीं पश्चिमी देशों से खरीदते हैं। और इसका मतलब यह है कि कल के दिन में वो जब चाहे, जहां चाहे, वहां पर वो ब्लास्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर सीरिया की बात करें, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां पर पुतिन और बाइडेन आमने सामने आ चुके हैं, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां पर 6-6 देशों के मुल्क की सेनाएं मौजूद है और लगातार लड़ाई कर रही है। कौन किसके साथ है ये पता नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे मकसद ये है कि जाते जाते बाइडेन चाहते हैं
कि किसी तरह से असद को गद्दी से हटाएं, और उसके लिए उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर कि सीरियन आर्मी के पास जो वायरलेस है, जो इक्विपमेंट है, उनमें ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि सीरियन आर्मी में एक पैनिक हो जाए और सीरियन आर्मी किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना कर पाए। जी, बने रहिए आप हमारे साथ मनीष, और यह अहम जानकारी जो सीरिया से आ रही है, किस तरह से सीरिया आर्मी के पास जो वॉकी टॉकीज हैं, जो वायरलेस डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए। एक और बड़ी खबर, सीरिया में असद सरकार के खिलाफ हयात तहरीर अल शाम ने जो जंग छेड़ी है वो अब महायुद्ध में बदल रही है। इस युद्ध में सीरिया के अलावा 6 शक्तिशाली मुल्क शामिल हो गए हैं। तो विद्रोही गुट को तुर्की का भी समर्थन मिल गया है। तुर्की ने तो हयात की मदद के लिए मर्सनरी लड़ाके भी भेजना शुरू कर दिए हैं, और इस मदद के बाद खूंखार हयात के लड़ाकों ने देर रात एलेप्पो सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया है और एलेप्पो सिटी सेंटर की प्रमुख इमारतों पर कंट्रोल कर लिया है, जिससे सीरिया की जंग और ज्यादा विध्वंस होना तय है। और सीरिया के जंग में असद सरकार को झटका लगा है। जी एलेप्पो में दाखिल हुआ विद्रोही गुट, एलेप्पो में घुसे हयात के लड़ाके, एलेप्पो सिटी सेंटर पर हयात का कब्जा। तो तस्वीरें आप देखिए, हयात के लड़ाके जो कि एलेप्पो सिटी सेंटर पर नियंत्रण करने के बाद हवा में फायरिंग करते नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि बशर अल असद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और लगातार ये विद्रोही लड़ाके सीरिया के शहरों में नियंत्रण करने की कोशिश करते हुए। और सीरिया विद्रोही फोर्स को मिली कामयाबी, एलेप्पो पुलिस मुख्यालय पर कब्जा किया। पुलिस मुख्यालय पर विद्रोही फोर्स का कब्जा हो गया है। एलेप्पो शहर के पुलिस मुख्यालय पर पूरा कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर सीरिया में विद्रोहियों ने एलेप्पो पुलिस मुख्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो सीरिया में बारूदी कोहराम अब और ज्यादा खौफनाक हो गया है और ज्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। पश्चिमी एलेप्पो पर अब विद्रोही गुट का कब्जा हो गया। एलेप्पो सिटी सेंटर में घुसे हयात के लड़ाके, 55 क्षेत्र और 25 सैन्य बेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। 3 दिनों में हयात विद्रोहियों को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के जवाबी हमले भी इस बीच सामने आ रहे हैं। एलेप्पो और इदलिब में एयर स्ट्राइक की गई है, बाहरी इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। रूसी स्ट्राइक में 600 विद्रोही मारे गए हैं। एक और रूसी स्क्वाड्रन सीरिया में तैनात किया गया है। अब आज क्या होगा ये आप जानिए। विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। रूसी एयरफोर्स हमला करेगी। असद की सेना का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो यह हालात इस वक्त सीरिया के अंदर है। और एलेप्पो सिटी सेंटर से नया वीडियो, एलेप्पो की सड़कों पर हयात के लड़ाके नजर आए। हथियार लहराते हुए ये विद्रोही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, किस तरह से हयात के लड़ाके यहां पर नजर आ रहे हैं। एलेप्पो की सड़कों की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें असद सरकार के लिए चिंता का कारण है। आप देखिए हाथों में हथियार लिए हुए, नारे लगाते हुए एलेप्पो की सड़कों पर ये हयात विद्रोही दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, एलेप्पो सिटी सेंटर में विद्रोहियों का कोहराम। एलेप्पो से असद की सेना भागी है। विद्रोहियों का सिटी सेंटर पर कंट्रोल। तो ये देखिए असद सरकार की जो सेना है वो कैसे भागी है, क्योंकि यहां पर विद्रोहियों ने कोहराम मचाया, कब्जा किया। एलेप्पो से असद की सेना भागी। विद्रोहियों का सिटी सेंटर पर कब्जा हो गया है। सिटी सेंटर पर पूरा कंट्रोल हो गया है और ये उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालात ये बन गए कि असद की जो सेना है उसको वहां से भागना पड़ गया। और सीरिया जंग में रूस का विध्वंसक हमला, सीरिया विद्रोही गुट पर रूस की बमबारी, रूसी फाइटर जेट का विद्रोही गुटों पर हमला, विद्रोहियों के कब्जे वाले अतरब पर हमला किया है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। मनीष, स्थिति खराब होती जा रही है ऐसा लग रहा है इन इलाकों में, खासकर एलेप्पो और आसपास के इलाकों में। क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक सीरिया पर नियंत्रण रखने वाले बशर अल असद इस बार इस शहर में बेबस नजर आ रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीरिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर केवल सीरिया की सरकार या सीरिया की सेना ही नहीं है। इसके अलावा वहां अमेरिका का बेस है, वहां पर इजराइल की सेना है, वहां पर रूस की सेना मौजूद है, वहां पर तुर्की की सेना मौजूद है और फिर दर्जनों विद्रोही गुट और आतंकी गुट के अपने अपने ठिकाने हैं। और ऐसे में अलेप्पो और इदलिब ये दो ऐसे शहर हैं जहां लगातार खूनी संघर्ष पिछले कई सालों से जारी है। मकसद ये था कि राष्ट्रपति असद को हटाया जा सके और उसके लिए अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश मिलकर लगातार कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट असद के समर्थन में रूस और ईरान की सेना वहां पर मौजूद है और इनके बीच का आपसी संघर्ष हो रहा है। हाँ, ये बात सच है कि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से विद्रोही गुट अचानक एक्टिव हुए और अलेप्पो में उनकी बढ़त बनाए हुए हैं, उनसे जो सीरिया की सरकार है या फिर रूस और ईरान का ये आरोप है कि बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका की तरफ से हथियार दिए गए हैं और इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क उनकी मदद कर रहा है ताकि एक आखिरी कोशिश की जा सके सीरिया में सत्ता पलट करने की। हालांकि अगर आप देखें तो इजराइल की भी दलील यही है कि सीरिया ने अपनी जमीन दी थी हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की, लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल सीरिया जो है वो एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है बाइडेन बनाम पुतिन के। जाते जाते बाइडेन चाह रहे हैं कि किसी तरह से असद को अगर हम तक गद्दी से हटा दें तो कम से कम पुतिन के खिलाफ एक नई जंग वो जीतने का दावा कर सकेंगे एक लेगेसी के तौर पर। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का इसमें क्या इंटरेस्ट है कि कौन सीरिया का राष्ट्रपति रहेगा। सीरिया के लोग तय करेंगे, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश यही है कि जो उनकी बात ना माने, चाहे वो पहले इराक था, लीबिया था या फिर अब सीरिया की बारी है कि सीरिया में भी सत्ता पलट होगा। अब तक प्रेसिडेंट असद अपनी गद्दी बचाए रखे हैं, लेकिन वो क्या बचाने में कामयाब होते हैं। हालांकि ग्राउंड पर अगर आप देखें तो असद के समर्थन में जिस तरह से रूस की सेना मौजूद है और ईरानी नेटवर्क मौजूद है, वो भी काफी मजबूत है। हो सकता है अलेप्पो पे कुछ दिनों के लिए विद्रोही का कब्जा पूरी तरह से रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दमिश्क और उसके आसपास। बिल्कुल मनीष, और ये पहली बार नहीं है, लगभग एक दशक पहले भी कुछ ऐसी ही कोशिशें की गई थी असद को हटाने के लिए, लेकिन उस समय भी कामयाबी नहीं मिली थी। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एक नए तरीके से ये कोशिश की जा रही है। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको ये बताएं कि आज संभल जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 15 नेता जाएंगे संभल। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेगा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा इसके बाद डेलीगेशन। रात को जब होम सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे। हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं। उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे। तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेता। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना। सर, आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है बाबा? देखते हैं आप। देखिए, ये आप सुनो, ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है।
हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है। आपको क्या लग रहा है कुछ छुपाया बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या देखिए यह है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। चलिए बहुत आप जाइए। आज आपको जाना था, अभी आने से पहले पुलिस। तो आप सुन रहे थे यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और उन्हीं की अगुवाई में जिस समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो जाएगा संभल। ये बात माता प्रसाद पांडे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात अलग है कि प्रशासन तरफ से बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है और भारी संख्या पुलिस बल तैनात किया गया है। माता प्रसाद पांडे के जो घर के बाहर है पुलिस बल वहां पर तैनात है। तस्वीरें भी निकलकर सामने। रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े लाइव पूरी जानकारी के साथ। रजनीश, क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि माता प्रसाद पांडे तो बोल रहे हैं कि डेलीगेशन जाएगा, समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे, दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है? देखिए, इस वक्त मैं संभल में हूं और पूरी तरह से निषेधाज्ञा लागू है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता को यहां पर आने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त थाने के बाहर ही हैं तमाम जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो अब यहां पर आने लगे हैं। उनकी भी एक बैठक यहां पर शुरू होने वाली है और कोशिश यही की जाएगी कि जो निषेधाज्ञा है उसका पूरा पालन किया जाए। लखनऊ से जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आने वाले थे वो अभी लखनऊ में ही हैं, तो उनके यहाँ पहुँचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आसपास के जो ज़िले हैं जहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चाहे वो कैराना हो, सहारनपुर हो या फिर संभल के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। और बॉर्डर्स पे भी जो अलग अलग ज़िले संभल को जोड़ते हैं उन तमाम ज़िलों पर भी पुलिस की बहुत ज़बरदस्त तैनाती दिखाई दे रही है। तो कोशिश यही है पुलिस और प्रशासन की ओर से कि नेताओं को यहाँ पर ना आने दिया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर फिर से तनावपूर्ण ना हो, उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी के करीब 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं और आसपास के संभल के जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनकी तादाद भी 5 के आसपास में है। तो ये 15 लोग यहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, और अगर आने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें किस तरह से रोकती है और उसके बाद की स्थिति क्या होगी, उसकी समीक्षा के लिए लगातार यहाँ पे बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। बैठक यहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि पुलिस की अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन जो बॉर्डर के इलाके हैं, संभल को जोड़ने वाले जो दूसरे जिले हैं, वहाँ पर भी तैनाती पुलिस और प्रशासन की बहुत मुस्तैद नजर आ रही। जी शुक्रिया रजनीश, आपका आप नजर बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। और आज जांच आयोग की टीम भी संभल जाएगी। हिंसा की जांच करेगी 3 सदस्यीय आयोग की टीम और रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई है ये जांच कमेटी। तो 3 सदस्यीय आयोग आज जांच के लिए पहुंचेगा और आपको बता दें कि संभल में ये टीम इस पूरे मामले की जांच करने वाली है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और वहीं संभल में हिंसा की आंच पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश भी जमकर हो रही है। एक तरफ सरकार है जिसका दावा है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो बीजेपी पर धर्म के नाम पर बंटवारे का आरोप लगा रहा है। न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांत व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच के बाद उसके बाद कार्रवाई होगी। लोअर कोर्ट ने जिस तरह आदेश दिया, जिस तरह आनन फानन में जिला प्रशासन ने सर्वे कराया, जिस तरह दर्दनाक घटना घटी कि 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं, जेल में बंद कर दिए गए हैं लोग, एक अशांति की स्थिति पैदा हो गई है। तो इस फैसले से, इंतरिम ऑर्डर से रोक लगा दी उन्होंने पूरी तरह कि ना प्रशासन ऐसी कोई कार्रवाई करेगा और ना ही लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर देगी।
हाई कोर्ट में लोग जाएं, अपनी बात कहें और उसके अनुसार कार्रवाई। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी, तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं। अगर उनका जांच समिति पे भी विश्वास नहीं है और अदालतों पे भी विश्वास नहीं है, एएसआई पर विश्वास नहीं है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में सर्वे टीम जामा मस्जिद गई थी, जिस पर उपद्रवियों ने हमला किया, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें आत्मरक्षार्थ में गोली चली। और उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड जज और 2 IAS अफसरों की एक समिति बनाई है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए। और संभल विवाद में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता, उससे पहले ही हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल की है। कैविएट का मतलब है एहतियाती अपील। जी हां, हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसमें अदालत से मांग की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष कोई याचिका दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष जल्द ही हाईकोर्ट जा सकता है। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। दरअसल संभल पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जिला प्रशासन के लिए कई निर्देशों को जारी किया है। संभल पर शाही जाम मस्जिद की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, यह भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि निचली अदालत इस केस में 8 जनवरी तक कोई भी एक्शन ना ले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां भी हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है और निचली अदालत को यह आदेश दिया गया है कि जब तक ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती है तब तक केस को आगे न बढ़ाया जाए। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी यह निर्देश दिया कि याचिका दायर होते ही 3 दिनों के अंदर उस पर सुनवाई करें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ जिला प्रशासन से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर है। अब दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से क्या कहा गया है, यह आपको सुना देते हैं। के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हाईकोर्ट को बाईपास करते हुए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी रेमेडी है 115 की या 227 की आप उसको अवेल करिए। और अगर आप हाईकोर्ट में फाइल करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मैटर लिस्ट होना चाहिए और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी नहीं रहेगी ये हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक हाईकोर्ट में नहीं फाइल करते तब तक रोक लगाई गई। जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाईकोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जाम मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जो भी फैसला 19 नवंबर का हुआ था वो अभी तक उसकी सारी कार्रवाइयां स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है चैलेंज। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि सस्पेंस लगातार बना है और ज्यादा बढ़ इसलिए गया क्योंकि महाराष्ट्र के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, वो सतारा में अपने गांव चले गए हैं। सवाल यह है कि क्या आज कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दावा है वो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे के 7 दिन के बाद भी नई सरकार का मुखिया आखिर कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। मुंबई से दिल्ली तक नेता दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद सस्पेंस बना हुआ है। सबको उम्मीद थी कि कल सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन इन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब यह खबर सामने आई कि मुंबई में महायुति की होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। एकनाथ शिंदे कल जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने ही इस बैठक की जानकारी दी थी बकायदा, लेकिन जब बैठक का वक्त करीब आया तो पता चला कि एकनाथ शिंदे अचानक से अपने गांव चले गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या गुरुवार की रात दिल्ली की बैठक में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया या फिर एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या मंत्रालय के बंटवारे पर एकनाथ शिंदे नाराज हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
और शिंदे गुट में नाराजगी है या नहीं, आप इस बात का अंदाजा एकनाथ शिंदे के करीबी संजय सिरसाट के बयान से लगा सकते हैं। तो देखिए, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें कही जाने लगी और सबसे ज्यादा तो महाविकास आघाड़ी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि शिंदे नाराज हैं। आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि शिंदे के करीबी संजय सिरसाट क्या कह रहे हैं। या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुमार, जिस तरीके से शिंदे के गांव जाने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वास्तविक मामला क्या नजर आ रहा है? क्योंकि शिंदे ने तो सबसे पहले आकर यह कह दिया था कि जो भी निर्णय होगा हमें वो स्वीकार होगा। फिर अब इन सब बातों की जगह कैसे बन रही है? देखिए रवि, दो बातें हैं और दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पूरे प्रकरण में दो प्रक्रिया है। एक तो सबसे पहले कि शिंदे, जिन्होंने आगे आकर कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो डिसीजन लेंगे हमें वो मंजूर होगा, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे प्रोटोफोलियो पे चर्चा होती है तो हमें जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिली, उन्होंने होम डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट मांगा, जिस पर कि कहीं न कहीं इन लोगों को ऐतराज़ है। अमूमन ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने पास होम डिपार्टमेंट रखता है, लेकिन शिंदे की जो ये डिमांड है, ये डिमांड एक तरीके से मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। शिंदे संभव है कि प्रोटोफोलियो को लेकर नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने गांव जाने का रुख किया है। वो भी तब जब एक दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि दूसरे दिन मुंबई में जाके हम तीनों नेता मीटिंग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो दूसरा पक्ष है वो है मुख्यमंत्री को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फ्रंट रनर बेशक ही देवेंद्र फडणवीस चल रहे हों, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है। कल विधायक दल की बैठक होगी 4 बजे, इसकी एक अनौपचारिक सूचना है, क्योंकि औपचारिक सूचना इसलिए नहीं है, अगर विधायक दल की बैठक होती है तो दिल्ली से एक ऑब्जर्वर आएगा जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। तो दोनों फ्रंट पे एक तरीके से ऊहापोह की स्थिति है, एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर और दूसरी तरफ शिंदे ने प्रोटोफोलियो को लेकर पेच फंसाया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जब तक ये दोनों मामला नहीं सुलझेगा तब तक महाराष्ट्र में नया नायक मिलना मुश्किल। बिल्कुल। और कुमार कुंदन, कई बड़े संकेत और बड़ा सवाल उसको लेकर भी जो संजय सिरसाट की तरफ से कहा गया कि आज शाम तक कोई बहुत बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे ले सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी पर महायुति के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साध रहा है। आप सुनिए किसकी तरफ से क्या बयानबाजी की गई है। वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। और हमारे में कोई विवाद नहीं है और एकनाथ शिंदे जी का यूज़ किया ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था, उनके पार्टी को अच्छे पोर्टफोलियो मिल रहे हैं, उनके पार्टी को अच्छे मंत्री पद मिल रहे हैं और वो हमारे सीनियर नेता के रूप में महाराष्ट्र में काम करेगी। महायुति में सब कुछ ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, 4 महीने हो गए हरियाणा का सरकार आते हुए, कांग्रेस वहाँ विपक्ष में है, कांग्रेस वहाँ अपोजिशन लीडर 4 महीने के बाद भी नहीं बना पाए। जो खुद का अपोजिशन लीडर नहीं बना पाए वो कांग्रेस हमें क्यों सवाल करे, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा मुद्दा इसमें है कि सरकार बनने जा रही है, बड़ी मात्रा में हमारे विधायक चुन के आए हैं, तो नेचुरली सारे विधायक गांव-गांव में है, एक अच्छी सरकार हम देने वाले हैं।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान के एक जिद की वजह से पाकिस्तान को 550 करोड़ का झटका लग सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है इस पर आज एक बड़ा फैसला संभव है। और क्या यह आयोजन अटक सकता है पाकिस्तान में, यह अपने आप में बड़ा सवाल। जी हां, हर एक क्रिकेट फैन की नजर इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर टिकी हुई है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में है, जो फरवरी और मार्च में खेली जाएगी। लेकिन आईसीसी ने अभी तक टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच चला आ रहा विवाद। तो वहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने पीसीबी को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल मानो, नहीं तो पाकिस्तान के बिना मैच हो जाएगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की संभावना बहुत कम है। आज शाम आईसीसी की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में कोई फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान में इस सियापा आखिर क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में ये रोना धोना आखिर क्यों मचा है? पाकिस्तानी आवाम आखिर किस बात को लेकर अपने मुल्क और हुक्मरानों को कोस रही है? दरअसल पाकिस्तान में एक कोहराम मचा है मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती को लेकर। पाकिस्तानी आवाम अपने देश की उस शर्मिंदगी को लेकर अपने हुक्मरानों को लानतें भेज रही है और अपने मुल्क की बदहाली का सीधा प्रसारण कर रही है, जिसने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के चौक चौराहों से लेकर पाकिस्तान के सियासी गलियारों में इस समय एक ही चर्चा हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुल्क की भद एक बार फिर पिट गई है। इसकी वजह है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का सवाल। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं, अब इस पर सस्पेंस है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छिन भी सकती है। शुक्रवार को आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार नहीं हुआ। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी से और समय मांगा है। आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई और पीसीबी सहित सभी बोर्ड सदस्य शामिल हुए। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू को लेकर फैसला होना था। आपको याद दिला दें कि शुक्रवार को हुई आईसीसी की मीटिंग से पहले पाकिस्तान ये कह रहा था कि अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी तो अगले साल पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं आएगी। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान में टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसके बाद से ही पाकिस्तान में टूर्नामेंट की मेजबानी का मामला अधर में फंस गया। पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तानी जनता अपनी सरकार और सियासतदानों पर बुरी तरह भड़की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे घबराकर विदेशी टीमें पाकिस्तान जाने से कतरा रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन में इंग्लैंड के खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने तय किया है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरी फ्रेंचाइज लीग्स में भी नहीं खेलेंगे। हाल ही में श्रीलंका ए टीम ने भी पाकिस्तान दौरे के बाकी मैचों को स्थगित कर दिया था। श्रीलंका ए टीम को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिंसा हो रही थी, गृह युद्ध के हालात थे, खून खराबा मचा हुआ था। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से सियासी हालात विस्फोटक बने हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। मुल्क के इन्हीं हालात को देखते हुए कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पाकिस्तान में नहीं हो पाता। इससे पाकिस्तान के लोगों में भी काफी गुस्सा है।
आपको बता दें कि भारतीय टीम ने साल 2008 के बाद एक बार भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसी के चलते दोनों टीमों के बीच कोई सीरीज भी नहीं खेली जाती है। पाकिस्तान ने इससे पहले एशिया कप 2023 की मेजबानी भी की थी, लेकिन तब भी टीम इंडिया ने अपने मैच पाकिस्तान की जगह श्रीलंका में खेले थे। पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए टीम इंडिया इस बार भी ऐसा ही कुछ विकल्प चाहती है। कई पाकिस्तानी भी अपने देश की इतनी बड़ी बेइज्जती और मौजूदा हालात को देखते हुए यही चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वहां ना हो। दिल्ली के अशोका रोड में एक बार फिर से सड़क धंस गई है। 18 महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब सड़क धंसी है। सड़क पर 3 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पूरे दिन यातायात बाधित रहा। सीवर लाइन की वजह से बार बार सड़क धंस रही है, बार बार सड़क टूट रही है। तो अशोका रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क धंस गई 18 महीने में, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, जो कि अपने आप में काफी चिंताजनक भी है और कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। सड़क पर 3 फुट गड्ढा ये हो गया है, 3 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया है। ये देखिए उसके बाद कि वहां पर हालात, यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। यहां पर सीवर लाइन की वजह से बार बार सड़क धंस रही है, टूट रही है। हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट आप देखिए। अशोका रोड के हेक्सागन पर एक गहरा गड्ढा हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। और ये जो हेक्सागन आप देख रहे हैं, एक तरफ अशोका रोड है, दूसरी तरफ आप देखेंगे रायसीना जनपद जाने का रास्ता है। और उधर पास में यहाँ पर देखिएगा तो ये एक गहरा चौड़ा सा एक गड्ढा हो गया है, जो कि 18 महीने में तीसरी बार यहाँ पर सड़क धंस गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अशोका रोड का जो कॉर्नर है, ये हेक्सागन अशोका रोड का, यहाँ पर ये सड़क धंसी है। और ये थर्सडे को लेट इवनिंग में ये स्थिति हुई और यहाँ से एक बस जा रही थी, वो बस इसी सड़क जो यहाँ पर धंसी है वहीं उसमें वो बस जो है ना वो अंदर चली गई थी। बच्चों से भरी हुई वो बस थी और इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी भी जारी किया है, अलर्ट जारी किया कि इधर से निकलते वक्त खास ध्यान रखें। इसकी वजह से शुक्रवार को कल दिन भर ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर बाधित रहा। लखीमपुर से खबर। लखीमपुर में दारोगा की धमकी वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दारोगा पर फोन से महिला को धमकाने का आरोप लगा। अखिलेश यादव ने दारोगा का ऑडियो बकायदा शेयर किया है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा, यह है बीजेपी की नारी वंदना का सच। क्योंकि मैं जात का ठाकुर हूँ और मैं बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, उनसे बता दिया हूँ कि अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ मैं ब्राह्मणों के पैर छूता हूँ, लेकिन पैर पकड़ के पटकना भी पसंद करता हूँ। राइट। आपको पसंद है ये बात? बिल्कुल। हमने कह दिया है कि आप 10 बजे अगर नहीं आए तो रात 2 बजे में तुम्हारे घर में घुसूंगा, औरत बच्चों को बेइज्जत करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, तुमको जहाँ जिससे कहना है कह लेना, कर लेना। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा।